ठीक है। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। तमाम प्रत्याशी जो हैं अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं। डुमरांव विधानसभा में भी इन दिनों काफी गर्मी है। वर्तमान विधायक अजीत कुमार सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएं और अपने जो कार्य किए उन्हें गिनाकर उन्हें अपने पक्ष में करें। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी राहुल सिंह या और तमाम प्रत्याशी जनसुराज के शिवान विजय सिंह भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम आज पहुंचे हुए हैं डुमरांव विधानसभा के विधायक अजीत कुमार सिंह के यहाँ और उनसे जानेंगे कि जनसंपर्क में इन्हें किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। सर, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क में तो आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। हम लोग तो जिस गांव में जा रहे हैं वहां नौजवानों का एक भारी उभार जो है वो हमारे प्रचार के साथ हमारे साथ हो जा रहा है, क्योंकि नौजवानों को ये लग रहा है कि पिछले 20 वर्षों में ये सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें लगातार गहरी होती जा रही है। उनके लिए नौकरी की तमाम संभावनाएं खत्म हो चुकी है। वो पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार में कोई काम नहीं बचा है, खेती में कोई लाभ नहीं बचा है। इसीलिए जो नौजवान हैं, जो इस समय जवान हो रहे हैं, जो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनका जीवन बहुत खतरे में है। उस खतरे से निकालने के लिए वो एकदम तेजी के साथ वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये सत्ता बदल जानी चाहिए। 17 महीने की सरकार में जब आप लोग भी थे उस समय तो बहुत काम हुआ और रोजगार देने का जो वादा आपने किया था वो भी दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब ये आए तो फिर ये सब चीज खत्म होने लगी और ये भूलने लगे? देखिए, दरअसल प्रायोरिटी आपकी क्या है ये डिपेंड करता है। इनकी प्रायोरिटी है अडानी को 1000 एकड़ जमीन। इनको प्रायोरिटी ये नहीं है जो गरीब हैं, बेबस हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन। इसलिए प्रायोरिटी दिखना है। इनकी प्रायोरिटी है कि बड़े बड़े कारपोरेट्स को लाना है, कैसे लोगों को नौकरी देना, ये नहीं। इनको इनकी प्रायोरिटी है कि कैसे बड़े बड़े कंपनियों को ला करके सारे रोजगार के संसाधनों को उनको दे दिया जाए, सब ठेका टेंडर का व्यवस्था कर दिया जाए। इसलिए ये प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। हमारी प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के नौजवानों को कैसे एंगेज करें, उनको एक अच्छी नौकरी दें, उनको एक पक्की नौकरी दें, ताकि वो अच्छी सैलरी के साथ अपनी नौकरी कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। इसलिए ये हमारी प्राथमिकताओं में रहा है कि हम सबको बेहतर नौकरी देना चाहते हैं। सिर्फ इंगेज करने का मतलब नहीं है, मतलब है सबको इतनी अच्छी सैलरी मिले ताकि वो एक ठीक ठाक जीवन जो है वो जी सके। इसलिए हमने साफ तौर पर कहा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने भी कहा है कि हमें बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की जरूरत है, जिसका विजन हमारे पास है। उसी विजन के बदौलत पिछले 17 महीनों में हमने नौकरियों के पिटारे खोलने का काम किया है, तो आगे उसको हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन ये किस तरह से कहते हैं कि हमने विकास किया, सुशासन की सरकार है और लगातार जो है डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है? सर, हम तो बिहार के पढ़ने लिखने वाले या डुमरांव या बक्सर के समझदार लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति समाज को, कहना चाहते हैं कि आप जो 2022-23 में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण बिहार की सरकार ने कराया था उसको एक बार पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार कहाँ खड़ा है। वो रिपोर्ट स्पष्ट कहता है कि इस राज्य के अंदर 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से। अब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं। मतलब अगर 13 करोड़ आबादी है बिहार की, तो 5 करोड़ आबादी मतलब 45% अप्रॉक्स आबादी ऐसी है जो रोज में मात्र 40 रुपए की आमदनी पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये बिहार है सर। जिस बिहार के आप गांव में जाइएगा तो घर घर का नौजवान गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में काम करने के लिए मजबूर है। कहीं यहाँ पर काम नहीं। यहाँ के किसान बेबस हैं, जबकि ये इलाका धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बहुत अच्छी उत्पादन होती है, लेकिन किसानों को इतना कमजोर कर दिया गया है। उनके लिए नहरों में पानी नहीं दिया गया, उनके लिए सही समय पर खाद प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, और इतनी महंगाई है कि वो किसान ऐसा अपने अपने अपनी खेती को सही तरीके से नहीं कर रहा। आप एक लाइन में जाननी चाहिए, किसानों की हालत ये है कि अगर उनको अपने खेत में यूरिया खाद डालना होता है तो अपने गुजरात में काम कर रहे बेटा को फोन करते हैं कि बाबू कुछ पैसा भेज दो खाद डालने को। और फिर इनका जो दावा कि किसानों के खाते में पैसे आप समझिए ना, किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए डाल देने से क्या सिंचाई हो जाएगा? क्या उनके बेटे की पढ़ाई हो जाएगी, उनकी बेटी की शादी हो जाएगी? जो खेती पर निर्भर है वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, अपने दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। अब 6,000 रुपया साल में दे रहे हैं, इससे क्या ही हो जाएगा? तो ये तो सिर्फ खैरात बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जनता को बिल्कुल, मतलब वो जनता नहीं समझे, ये नंबर समझते हैं और उसको कैसे खैरात बांट करके अपने में ले लिया जाए। अब देखिए नीतीश जी चुनाव के ठीक पहले 10-10 हजार रुपया बंटना शुरू कर दिया। भाई, इससे महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी।
आप जो उनको काम दे रहे हैं उसका उचित मान दे दीजिए। हम 5 वर्षों से लड़ रहे हैं कि रसोईया बहनें हमारी 1600 रुपए में काम कर रही है, हमारी लड़ाई के बाद कुछ पैसा बढ़ा करके 3000 रुपए किया है, लेकिन क्या 3000 में भी रसोइयों का जीवन चलेगा? हमारे अभी तेजस्वी जी ने कल ही घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जीविका के सीएम दीदी को हम लोग 30,000 महिला देंगे। ये एक सम्मानजनक मानदेय है। हम कह रहे हैं कि जितने लोग काम कर रहे हैं सबको 30,000 40,000 महीना मिलना चाहिए, तब ना वो अपने दाल भात तरकारी सब्जी घी अचार पापड़ का व्यवस्था करेगा तो वो जिएगा। तो कुछ नहीं, आशा कर्मी महिलाएं काम करती उनको कोई वेतन नहीं देते, तो ये 10-10 हजार रुपए का खैरात बांट देने से क्या महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी? हम तो ये देख रहे हैं कि 10,000 रुपए दे करके कह रहे हैं कि आप कोई बिजनेस कीजिए, बाद में आपको 2 लाख रुपए देंगे। हमने महिलाओं से पूछा कि यदि ये पैसा खर्च हो गया तब क्या होगा? लौटाइएगा कैसे? कैसे लौटाइएगा? बहुत बुरा स्थिति। अच्छा, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की बातें जनसुराज भी कर रही है। जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी आपको क्या लगता दरअसल ये बिहार की समस्या है। जो भी आदमी इस सत्ता से लड़ेगा वो यही बात करेगा, लेकिन सत्ता से जनसुराज लड़ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी है? अरे गठबंधन ही बनकर अभी रहेंगे। मैं ये दावा नहीं कर सकता, मैं इस शब्द का भी प्रयोग नहीं करता, मुझे बुरा लगता है क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अपनी इज्जत के साथ लड़ता है, उसके लिए इस भाषा का प्रयोग करना थोड़ा उसका आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन अब देखिए अभी ब्रह्मपुर के डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, क्या हुआ उनके साथ? अब टेबल पर पिस्टल रख के डराया गया, कि कैसे डराया गया ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन लेकिन जो लोग उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं उनका इतिहास सब जानते हैं। और किसी तरह डरा धमका के और वोट ले अच्छा, लिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी बहुत फेमस, ठीक है, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अच्छे डॉक्टर को अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहना पड़ेगा। ये तो अब नहीं कह सकते है ना। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कैसे नामांकन किया? क्या उस समय उन्होंने नहीं सोचा था वो नामांकन कैसे वापस ले लें? किस डर से, किस धमकी से? तो यही होगा, एनडीए का राज बनेगा तो आम आदमी के डेमोक्रेटिक राइट्स जो है। लेकिन एनडीए के लोग तो आपको ही बहुत बुरा कह रहे हैं। कह दिया कि दंतेवाड़ा में जो हमले हुए हैं उसमें जो लोग मारे गए वो आपके ही लोग थे जिन्होंने जवानों को घेर के मारा। दरअसल ये लोग नादान है, इन्होंने ना इतिहास पढ़ी, ना इन्हें देश की राजनीति के बारे में पता है, ना देश की राजनीतिक पार्टियों के बारे में। दंतेवाड़ा का आरोप जिनके ऊपर लगा है वो सीपीआई नहीं है, इनको कौन बताए? इनको पढ़ना पड़ेगा ना ये बात। ये बेतुकी बातें। किसने किया सर? जैसा ये बता नहीं रहे नहीं हैं वो कह दे कि हम नहीं है इसमें, ये भी उन्होंने कहा। नहीं, मैं ये आपने क्यों क्या- कहूँ? नहीं, ये बात अलग है, हम तो बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके लोग नहीं है। वो हमसे कौन होते हैं इसका सबूत मांगने वाले? अगर उनके पास इसका प्रूफ है, हमारे ऊपर एफआईआर है, हमारे पार्टी सीपीआई लिबरेशन के नेता के ऊपर किसी के ऊपर उस मामले का एफआईआर है तो प्रस्तुत करें। ऐसा बेतुकी आरोप, और सुना है कि वो लोग वकील हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वकील है, कैसन वकील है कि इनको मालूम ही नहीं है कि देश में कितनी पार्टियां रहती हैं, देश में क्या समस्या है, आदिवासियों की समस्याएं क्या है, आदिवासी हथियार क्यों उठाते हैं, आदिवासियों के साथ सरकार का बिहेव क्या है, कुछ भी पता नहीं। देखिए वकील से याद आया, अभी वो कह रहे थे कि आपके वकील ने जो आपका नॉमिनेशन प्रपत्र भरा उसमें एफिडेविट में गलतियां हुई हैं और आपने सैलरी तो ली है बिहार विधानसभा से, लेकिन आपने लिखा है कि लागू नहीं होता। आपने आईटीआर में लिखा है लागू नहीं होता। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि जैसे डुमरांव में नगर परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी गई, वैसे आप जीत भी गए तो कुर्सी चली जाएगी। ये सपने जो है ना, अच्छा लगेगा उनको कुछ दिन देखते हुए, कम से कम इतना तो मान गए है ना कि कुर्सियां हम ही को मिलने वाली है। अब बाद में कुर्सी जाएगा रहेगा ये तो देखेंगे। कुर्सियां मिलेगी आपको। वही कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? हाँ, वो तो जीतने के बाद वो हटे। वही ना कह रहे हैं कि अब तो नगर परिषद नॉमिनेशन कैंसिल हो नहीं होगा, तो वही कह रहे हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन की तरह कुर्सियां तो हमको मिल जाने दीजिए, उसके बाद देखें। अच्छा देखिए, कल हम लोग घूम रहे थे फील्ड में, तो हम लोग घूमते घूमते मणिया गांव पहुंच गए। वहाँ के कुछ यादव समाज के लोग हैं, एक या मुन्ना यादव, उन्होंने कहा कि उनके पिता की हत्या माले ने की थी। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज के भी एक व्यक्ति की हत्या हुई है। 3-4 नाम गिनाए उन्होंने, जिसकी हत्या उन्होंने कहा कि माले ने की है। और उन्होंने कहा कि ऐसे खूनी पार्टी के विधायक को हम क्यों वोट दें। ये उस गांव का अपना अंदरूनी डिबेट है, उसमें हमारी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। अब अंदरूनी मामले पर बोलना, जब वो मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है तो अंदरूनी लड़ाई झगड़ों ना के बारे लेकिन में बात बोलना। मामला इसलिए ये सामने आ गया, जैसे उन्होंने बताया कि जो लोग उसमें आरोपित थे कुछ लोग तो सजा काट रहे हैं, लेकिन जो किसी तरह से साक्ष्य के अभाव में या कैसे ही बरी हो गए वो लोग आपके साथ घूम रहे हैं, ऐसा उनका नहीं आरोप है। नहीं, ये गलत है, किसी का एफआईआर में नाम नहीं।
वो गलत तथ्य का प्रस्तुत कर रहे हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। बेसिकली महागठबंधन की पूरी जो एकता बनी है पूरे बिहार में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो ये सब चलेगा नहीं। यादव समाज आपके साथ रहेगा? अब क्यों नहीं रहेंगे? वो महागठबंधन के साथ है, वो एनडीए के अगेंस्ट में है और सीधी लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है। पिछली बार भी हमारे साथ था। वो जब की घटना बता रहे हैं तो 20 के बाद की तो नहीं है, उसके पहले की? बिल्कुल। तो इसलिए वो उस घटना का कोई मतलब नहीं है। वो लोगों के माने वो है ही नहीं डिबेट में। मुझे नहीं लगता है कि उस पर उसको तूल देने, कुछ लोग उसको तूल देने की कोशिश जरूर, राजनीति है। जैसे कोई आदमी दंतेवाड़ा का को डुमरांव में ला करके खड़ा कर रहा है, जबकि दंतेवाड़ा से हमारा क्या ही संबंध रहा है। जिन सीआरपीएफ के जवान मारे गए उनके पक्ष में हम लोग खड़े हुए, जिन सीआरपीएफ के जवान मारे गए उनके पेंशन की लड़ाई हम लड़े, जिनको एनडीए सरकार पेंशन है, जिस एनडीए की तरफ से ये लड़ने के लिए उन्होंने ही ना अग्निवीर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। वो कहते हैं कि जादव समाज के हमारे लड़के बहुत फौज में काम करते हैं, वो गेम खेलने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि किस खिलाड़ी के साथ वो खेल खेल रहा है, उनको नहीं पता है। उनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद। ये खिलाड़ी तो जादव समाज के हमारे भाई फौज में जा रहे थे, इसलिए मोदी सरकार अग्निवीर करके जादव समाज का गला काट दिया, इसलिए न कर दिया। अच्छा, धरती नहीं, हम जो कह रहे हैं सुनिए, जादव समाज के हमारे भाई फौज में जाते हैं सबसे अधिक जैसा वो, हाँ, इसीलिए एनडीए सरकार ने अग्निवीर ला दिया कि खत्म करो यादवों को, ये तो हमको वोट देते नहीं। तो खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दिया। किसी भी अर्धसैनिक बल को पेंशन मिलता है क्या? अब पता करिए ना। अटल जी की सरकार 2004 में सारी अर्धसैनिक बलों की नौकरियों से पेंशन खत्म कर दी, कहीं पेंशन नहीं है। हम पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनको शहीद होने का दर्जा नहीं। इस पर तो ये बोलेंगे नहीं, बिना मतलब का खुद का बयान देते हैं। क्या लगता है आपकी बार क्या स्थिति रहेगी इनकी? कितने का अंतर होगा हार जीत का? देखिए, हार जीत का अंतर तो जनता तय करेगी सर। हम तो बड़े बोले आदमी है नहीं, इसलिए आगे बढ़ के बोलते नहीं। लेकिन ये तय है कि डुमरांव और बक्सर की जो धरती है, ज्ञान की भूमि तो है ही, समाजवादी आंदोलन की भी बहुत उर्वर जमीन है, इसलिए यहाँ पूंजीवादी और पूंजीपति लोग टिकेंगे नहीं, जनता टिकने नहीं। आप समझिए कि वो जिस पार्टी से आए हैं वो उस पार्टी के फॉर्मल सदस्य तक नहीं थे। उनको इस इलाके में कोई नहीं जानता था कि ये जदयू का आदमी। कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी कार्यक्रम में उनको शिरकत करते हुए किसने देखा है क्या? उनको 5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया आपको बताया है क्या? ये सवाल मैंने पूछा जो आप कह रहे थे कि पूंजीवादी है आप, पूंजीपति है आप, पैसे से आगे। तो उन्होंने कहा कि पूंजी का इस्तेमाल जन कल्याण में हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पूंजी का इस्तेमाल, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव में सड़क बनवा दी। पूंजी का इस्तेमाल अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मस्तक कुचल करके और पैसा से टिकट खरीद के लाना जन कल्याण है? इसको आप जन कल्याण मानता है? जो आदमी सड़क पे एड़ी रगड़ता है, अपने नेताओं के गाड़ियों के पीछे झंडा लेके दौड़ता है, धूल फाड़ता है, कई बार हेलीकॉप्टर के पंखे से उड़ी हुई धूलें आंख में पड़ जाती हैं और कई दिनों तक जलन में आदमी जीता है। भाई तो आपके भी तो तेजस्वी जी आएंगे, हम हम लोग आएंगे तो चुनाव की बात कर, हेलीकॉप्टर से वही तो कर, हम वो कार्यकर्ता है ना, उन्होंने हमें सम्मान दिया। हम हेलीकॉप्टर के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम करेंगे वो कार्यकर्ता जो स्वागत में खड़ा होता है, इस धूल धूल भुक्कड़ के बावजूद उसको सम्मान मिलना चाहिए ना। उसको यहाँ पे सम्मान मिला, हम लोग कार्यकर्ता है। लेकिन वो तो अपने ही पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को जो है साइड करते हुए और उनके अधिकारों को छीन करके पैसे से टिकट खरीदता है, और पैसे से टिकट खरीदना जन कल्याण कब से हो गया भाई? बहुत पैसा है तो दान करें, बहुत पैसा है तो दान करें। कहाँ दान करें? आपको चंदा दें? मुझे क्यों चंदा देंगे? मैं तो कारपोरेट से चंदा ही नहीं लेता। मैंने तो 10 रुपए के लिए अपील किया फेसबुक पे, भाई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया चंदा। अब मेरा इतिहास है, हम बिल्कुल किसी कारपोरेट से 1 रुपया नहीं लेते हैं। अब पता है ना, कुछ दिन पहले चंदा का जब खुलासा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियों ने 1 रुपया किसी से लिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो आपको तो कहते हैं कि चाइना से फंड मिल जाता है आप लोग, ऐसा कह रहे थे अपने इंटरव्यू में। चाइना के बारे में कुछ पता होता है? चाइना क्या है, भारत क्या है? मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलते बोलते जाकर झूला झूलने लगे। अभी गए थे ना चाइना, चाइना को लाल लाल आंख दिखाएंगे, गलवान घाटी में मारे गए हमारे जवान, मोदी जी ने क्या किया? कोई बदला लिया क्या? और आज जाके चाइना का पैर पकड़ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सब हुआ, ऑपरेशन चाइना के खिलाफ हुआ। गलवान में तो चाइनीज सिपाही ने मारे थे हमारे सिपाहियों को, 22 लोग मारे गए थे। उसमें क्या किया इन्होंने? फिर जाकर के गलबनिया कर रहे हैं। तो इनको ये सब बातें बोलने का राइट नहीं है। हमें चाइना से फंड आता है, ये बड़का वकील है, अकाउंट चेक करवाना है। यहाँ तो सारा फ्रेश है ना, इलेक्शन कमीशन इनका है, कहाँ से किसको फंड आता है वो तो स्पष्ट हो जाएगा।
तो दिखवाने कहाँ से फंड आता है? कुछ भी बोल दीजिए, मतलब अरे भाई कुछ लॉजिक लगाइए, कुछ विषय पर बोलिए। वो तो हम जितने आपके हमारे पत्रकार भाई लोग, अब तो इलेक्शन के समय में हम लोग को देखने का बहुत टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया, लेकिन कुछ कुछ लोग जो बताते हैं, हम तो कोई मुद्दा सुन ही नहीं रहे, कोई मुद्दा की बात करते बाद खाली हमारे बारे में अलर बलर अलर। 5 साल लेकिन में मुद्दा की बात है, देखिए याद आ गया आपको बात करते करते, आपसे जनता भी कह रही है, आपकी जो सड़क है जो आप मतलब आपके कार्यालय तक पहुंचती है, उसकी बहुत दुर्दशा है। सड़क पर तो काम लगा हुआ है सर। तो काम क्यों लगा हुआ है? ये तो बोल रहे हैं लोग कि त्योहारों में काम लगा दिया आपने नहीं नहीं, त्योहार क्या और होता है, नहीं सुनिए, सब बर्बाद कर दिया। त्योहार कब नहीं है भारत में, आप मुझे बताइए। भारत का कोई ऐसा महीना है बड़ा जिसमें त्योहार था नहीं, दुर्गा कोई पूजा। ऐसा महीना है जिसमें त्योहार नहीं। हमने दुर्गा पूजा के पहले काम लगवाया ताकि दुर्गा पूजा में लोगों को घूमना आसान हो। अब बारिश इस साल कितनी हुई आपने देखा कि नहीं देखा? पिछले साल ज्यादा बारिश हुई ना, हथिया में छतर बहुत मुश्किल से बरसता है। इस बार बारिश हुई। एजेंसी तो सरकार की है, हमारा काम तो सड़क को पास करवाना है, हमने तो स्वीकृत करवा दिया। अब काम करवाने की जिम्मेदारी इंजीनियर की है, और इंजीनियर पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपका दबाव नहीं चलता है? बिल्कुल दबाव चलता है, हमारा ही दबाव चला, अभी तो काम लगा था और काम बाजार में हुआ भी। अब दिवाली है, छठ है, इसके लिए काम रोक दिया गया है। जैसे ही छठ खत्म होगा सारे गड्ढे भर जाएंगे, लेकिन पैसा इन्होंने हमसे कहा कि चाहिए। लिफाफा मिल गया विधायक जी को, उसी से मतलब इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा लिफाफा मिल गया विधायक जी को, इससे काम खत्म हो गया। 5 साल से यहाँ मैं एमएलए हूँ, जनता हमारा टेस्ट जानती है, जाकर किसी से पूछ लीजिएगा, किसी ब्लॉक अंचल थाना पूछ लीजिएगा, कहीं से लिफाफा तिफाफा का सिस्टम हमारे पास नहीं चलता। हम जनता का डायरेक्ट डायरेक्ट सेवा करते हैं। हमारा कार्यालय जनता के लिए सुबह खुल जाता है और दिन भर हम अवेलेबल रहते हैं। चुनाव की जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनता से हम यही कहेंगे कि भाई आप, धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है, और धन बल कभी भी जनता के का हित नहीं कर सकता। वो तो आए हैं डुमरांव के जमीनों को अडानी को देने के लिए, क्योंकि अडानी का वकील है। अडानी के वकील वहां भी वकालत कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा में जाएंगे तो अडानी का वकालत करेंगे। तो आपको चुनना है, आप अडानी का वकील चुनेंगे कि जनता का वकील चुनेंगे। तो हमारे साथ थे अजीत कुमार सिंह जी और इन्होंने कहा कि जनता इन्हें ही चुनेगी और इन्होंने ये भी बताया कि जनसंपर्क के दौरान जो जन समर्थन इन्हें मिल रहा है उससे ये लगता है कि इनकी जीत पक्की है।